मैंने गर्म पानी वाले तालाब में 88 मांस खाने वाली मछलियां डाल दी। पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने पर सेट किया और फिर 3 सुनहरे अजगर खरीदने में काफी पैसा खर्च किया। आंगन में और बिस्तर के नीचे काले रोए वाले कनखजूरों की पूरी कॉलोनी लगा दी। जब सब कुछ तैयार हो गया, मैं नए साल की छुट्टियों के लिए अपना सामान पैक करता हूँ और अब बस बैठकर इंतजार करना है कि मेरी एक्स खुद रेंगती हुई वापस आए। मेरी पिछली जिंदगी में जैसे ही मैं छुट्टियों पर गया, वह चुपके से अपनी पूरी फैमिली को मेरे विला में ले आई थी नया साल मनाने। उन्होंने सिर्फ मेरे बिस्तर पर सोया और मेरी सबसे महंगी शराब खोली ही नहीं, उसके 2 भांजों ने मेरे स्टडी रूम की हर कलेक्टिबल मूर्ति तोड़ दी। जब मैंने उससे जवाब मांगा, टारा ने खुद को मारने की कोशिश का लाइव दिखाया, मुझे इमोशनली मजबूर करने के लिए, और कहा कि मैंने उसे कुछ खिलौनों के लिए मरने पर मजबूर कर दिया। ऑनलाइन लोग जिन्हें सच्चाई का कुछ पता नहीं था, मुझसे जलती हुई नफरत करने लगे। उन्होंने मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया। सड़क पार करते समय मुझ पर सड़े हुए अंडे फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ा गया और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे जोर से टक्कर मार दी और दूर फेंक दिया। इस बार जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है, मैं पूरी रात जागकर अपनी हर कलेक्टिबल मूर्ति को दूसरे अपार्टमेंट में सुरक्षित रख देता हूँ। फिर आंगन के तालाब में पिरान्हा मछलियां डालता हूँ। स्टडी रूम में एक बहुत बड़ा कोन स्नेक रखता हूँ और ऊपर से एक काली टरेंटुला भी जोड़ देता हूँ। मैं मुख्य गेट पर एक धातु की चेतावनी पट्टी लगा देता हूँ, यहाँ खतरनाक जानवर हैं, अंदर मत आना। लेकिन मुझे पता है वह खुद को रोक नहीं पाएगी। यह विला करोड़ों का है, इतना आकर्षक कि कोई भी खुद को रोक नहीं सकता। दिखाने के लिए बिल्कुल सही। उसे नया साल मेरे घर में मनाना है, ठीक है, मैं उसे ऐसा नया साल दूंगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। ईथन, तुमने पासवर्ड क्यों बदल दिया? मैं अंदर नहीं जा पा रही। जब टारा आखिरकार मेरे गेट पर मुझे रोकती है, तब हमारे ब्रेकअप को 20 दिन हो चुके होते हैं। कारण वह मेरे पीछे एक दूसरे आदमी के साथ होटल में थी। मुझे हमेशा पता था कि वह बेशर्म है, लेकिन इतनी यह नहीं पता था हम अलग हो चुके हैं। फिर भी वह मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है? अच्छा हुआ मैंने समय पर कोड बदल दिया, नहीं तो वह अब तक अंदर होती। हम खत्म हो चुके हैं, इसलिए पासवर्ड बदला। तुम यहाँ वेलकम नहीं हो, तुम मेरे घर में कदम रखने के लायक नहीं हो, तुमसे घिन आती है। मैं ठंडे और तिरस्कार भरे अंदाज में कहता हूँ। अगर उसमें थोड़ी भी समझ होती तो वह अब भी चली जाती, लेकिन मुझे पता है वह नहीं जाएगी। यही वजह है कि मैंने पहले से सब तैयार किया है। इथन, हमारे बीच सब अच्छा था, तुम इतने ठंडे कैसे हो सकते हो? वह आदमी शादीशुदा निकला। मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। मैंने अपनी बहन और उसके 2 बेटों से वादा किया है कि उन्हें यहाँ नया साल मनाने लाऊंगी। मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। तुम तो वैसे भी घर जा रहे हो, घर खाली रहेगा। क्या मैं अपनी फैमिली को यहाँ ला सकती हूँ? टारा पहले भी मेरे विला में आ चुकी है। उसे पता है बाहर से यह साधारण लगता है, लेकिन अंदर पूरी शाही व्यवस्था है। स्मार्ट सिस्टम, आंगन में तालाब और स्टोर रूम में महंगा खाना पीना भरा हुआ। वे लोग बिना बाहर निकले नए साल के 15वें दिन तक आराम से रह सकते हैं। तुम्हारी रहने की समस्या से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम में से कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। मैं उसे धक्का देकर अंदर चला जाता हूँ। गेट जोर से बंद हो जाता है। मैं वीडियो डोरबेल से उसे देखता हूँ। जैसे ही उसे लगता है कि मैं नहीं देख रहा, उसके चेहरे से मिठास गायब हो जाती है। वह मेरे गेट को घूरती है और 2 बार थूकती है। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा है। मैं तो बस अच्छे से पूछ रही थी, जैसे ही तुम छुट्टियों पर जाओगे, मैं खुद ताला तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। ये जगह मेरी है, मुझे पहले से पता था। उसके चेहरे की वह घमंडी मुस्कान देखकर मैं हंसता हूँ, गुस्से से नहीं बल्कि उत्साह से, क्योंकि मैं यह सब पहले जी चुका हूँ। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। मेरी पिछली जिंदगी में भी उसने यही किया था, उसने यही चाल चली थी और मैंने उसे उसी तरह मना कर दिया था। मैंने सोचा था कि वह पीछे हट जाएगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद मैं घर चला गया। जैसे ही मैं गया, टारा ने अपने गाँव से एक ताला खोलने वाला आदमी बुलाया और दरवाजा तोड़वाया। फिर वह अपनी पूरी फैमिली के साथ अंदर घुस गई और ऐसे रहने लगी जैसे घर उसी का हो। जब पड़ोसियों ने पूछा, उसने कहा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारा फिर से रिश्ता जुड़ गया है और मैंने खुद उन्हें बुलाया है। पड़ोसियों ने उसे पहले भी देखा था, इसलिए उन्हें शक करने की कोई वजह नहीं थी। और टारा जितनी लालची और मूर्ख है, उसने समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। उसने स्टोर रूम खाली कर दिया, मेरी सबसे महंगी पुरानी शराब खोल दी, फ्रिज का सारा खाना खत्म कर दिया और चुपचाप मेरे कपड़ों के हर महंगे सामान को बेच दिया। उसकी बहन जेनेट ने मेरी 9 सबसे कीमती कोई मछलियां पका दी, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरा थे उसके दोनों भांजे। उन्होंने मेरी स्टडी रूम की हर कलेक्टिबल चीज तोड़ दी, एक भी नहीं बची। कई लिमिटेड थी, कुछ कभी वापस नहीं मिल सकती थी। यह सब मिलाकर सालों की मेहनत और लाखों की कीमत थी। जब मैं छुट्टियों से खुश होकर वापस आया, वे अभी भी अंदर डेरा डाले हुए थे। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। मैंने हर नुकसान का हिसाब मांगा, लेकिन तारा और उसकी तलाकशुदा बहन, जिसके 2 बच्चे थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वे चिल्लाने लगी और जमीन पर लौटने लगी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी जान ले लो। फिर टारा ने मुझे मजबूर करने के लिए और भी बड़ा कदम उठाया। उसने आधी रात को मेरे दरवाजे पर अपने हाथ की नस काटते हुए लाइव दिखाया। उसने बहुत गहरा काट लिया और वहीं मर गई। ऑनलाइन लाखों लोग, जिन्होंने सिर्फ वही वीडियो देखा था, मुझसे बदला लेने जैसी नफरत करने लगे। कुछ ने मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, कुछ ने सड़क पार करते समय मुझ पर सड़े हुए अंडे फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ा गया और एक गाड़ी ने मुझे पूरी रफ्तार से टक्कर मार दी। मैं फूलों के बीच जा गिरा, मेरी हड्डियां टूट गईं। जब तक एम्बुलेंस पहुंची, मैं खून की कमी से कांप रहा था। मैं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया। मैं उनसे नफरत करता था, टारा से और उसकी पूरी फैमिली से। उनकी लालच और मूर्खता ने मुझे मार डाला। मैं सोच रहा था कि
कि मैं इस दुनिया से सिर्फ नफरत लेकर ही चला जाऊंगा। लेकिन जब मैंने आंखें खोली, मैं वापस आ चुका था, नए साल से ठीक पहले, इससे पहले कि वे घर में घुसे, इससे पहले कि मैं घर जाऊं। इस बार मैं खुद उनके साथ खेल खेलने वाला हूँ। उन्हें मेरे घर में नया साल मनाना है, ठीक है, मैं उन्हें ऐसा नया साल दूंगा जिसे वे अपनी कब्र तक याद रखेंगे। मैं उसी रात अपने सबसे करीबी दोस्त को बुलाता हूँ। हम दोनों मिलकर सारी कोई मछलियों को उसके विल्ला के तालाब में सुरक्षित रख देते हैं। इन मछलियों की कुल कीमत 20 लाख से भी ज्यादा है। मैं टारा की फैमिली को इनके पास आने का कोई मौका नहीं दूंगा। मछलियां हटाने के बाद तालाब खाली सा लगने लगता है, इसलिए मैं अपने एक दोस्त को फोन करता हूँ जो एक्वेरियम में काम करता है और उससे कहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो और भी ज्यादा खतरनाक हो। अगली सुबह वह एक बड़ा डिब्बा लेकर आता है जिसमें पिरान्हा मछलियां और 2 बहुत बड़े कछुए होते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। इन मछलियों को सीधे तालाब में डाल दो, वह कहता है। ऊपर कुछ तैरते पौधे डाल देना ताकि ये छिपे रहें और किसी को डर न लगे। ये बहुत खतरनाक हैं। खून की हल्की सी गंध मिलते ही ये कुछ ही सेकंड में किसी जानवर को हड्डियों तक साफ कर सकती है। पीछे वाले आंगन में जो बड़े पानी के टैंक हैं, वो इन कछुओं के लिए बिल्कुल सही हैं। ये पूरी सर्दी बिना खाए रह सकते हैं और फिर भी जिंदा रहेंगे। वह मुझे पसंद आता है। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या उसके पास और सरीसृप जानवरों की कोई सलाह है, कुछ ऐसा जो मेरे छुट्टियों पर जाने के दौरान घुसपैठियों को डराए। वह तुरंत समझ जाता है। एक कॉर्न स्नेक कैसा रहेगा? जहरीला नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है, देखने में ही डरावना। और एक काली टरंटूला, वो भी नुकसान नहीं करती लेकिन किसी के भी होश उड़ा सकती है। मेरा एक दोस्त इन्हें पालता है, उसके पास जरूरत से ज्यादा है। तुम कहो तो मैं आज दोपहर ही ले आऊंगा। मैं सिर हिलाता हूँ, लेकिन मैं यही नहीं रुकता। मैं एक प्रोफेशनल मूविंग कंपनी को बुलाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मेरे स्टडी रूम की हर कलेक्टिबल चीज को सावधानी से पैक करके मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में पहुंचा दें। घर की हर कीमती चीज भी उनके साथ भेज दी जाती है। महंगे सामान, ड्राइंग रूम में रखे पुराने कीमती फूलदान, सब कुछ। बेशक एक खाली घर शक पैदा करता है, इसलिए मैं कई गमलों वाले पौधे खरीदता हूँ, खास तौर पर सबसे जहरीले वाले जो मुझे मिल सकते हैं, और उन्हें पूरे घर में सजा देता हूँ। बाथरूम के सारे इस्तेमाल वाले सामान बदलकर ऐसे रख देता हूँ जिनकी तारीख बहुत पहले खत्म हो चुकी है। स्टोर रूम में रखी महंगी शराब की जगह हर तरह के नकली बोतलें रख देता हूँ। अमीर लोग नकली शराब खरीद लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है ना? महंगे जमे हुए समुद्री खाने की जगह मैं सड़ी हुई मछली और बदबूदार झींगे रख देता हूँ, ऐसे जिन्हें कोई छूना भी न चाहे। उन्हें समुद्री खाना पसंद है ना, तो खाओ, जितना खाना है खाओ। मेरे जाने से पहले मैं एक तकनीशियन से पूरे घर में दर्जन भर छिपे हुए कैमरा लगवा देता हूँ। मैं इस घर में होने वाली हर चीज देखना चाहता हूँ और हर एक पल का रिकॉर्ड पुलिस के लिए रखना चाहता हूँ। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, मैं आराम से बाहर निकलता हूँ, हाथ में अपना सामान लिए, और मुख्य गेट पर एक खास बनवाई गई धातु की चेतावनी पट्टी लगा देता हूँ। यहाँ खतरनाक जानवर हैं, अंदर मत आना, अपनी जिम्मेदारी पर ही आगे बढ़ें। अब इस चेतावनी के बाद उनके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। मैंने पहले ही साफ चेतावनी दे दी है, लेकिन मैं टारा को जानता हूँ, वह हमेशा की तरह इस सपने को छोड़ नहीं पाएगी। विल्ला में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना और खुद को खास समझना। मैं बिना पीछे देखे निकल जाता हूँ, अपना सामान खींचते हुए तेज रफ्तार ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और सीट पर बैठते ही घर के हर कोने के कैमरा खोल लेता हूँ। कुछ देर तक सब शांत रहता है। एक ख्याल आता है, क्या इस बार सब कुछ बदल गया है? क्या तारा आएगी ही नहीं? क्या मेरी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी? फिर मैं सोचता हूँ, अगर इस जिंदगी में तारा सच में बदल गई है और वह घुसने की कोशिश नहीं करती, तो शायद मुझे बदला लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। जब तक वह मेरे रास्ते में नहीं आती, मुझे उसे खत्म करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो यह भी सोचने लगता हूँ कि इन जानवरों का क्या करूँ। टारांटूला, कॉर्न स्नेक और वो पिरान्हा से भरा तालाब, मैं उन्हें भूखा नहीं रख सकता और न ही किसी मासूम इंसान को डराने के लिए छोड़ सकता हूँ। लेकिन दोपहर के बाद जब मैं फिर से कैमरा देखता हूँ, सब कुछ बदल चुका होता है। टारा ने मुझे निराश नहीं किया। वह अपने गांव से एक ताला खोलने वाले आदमी के साथ आती है। 200 युआन में वह आदमी बिना सोचे समझे मेरा गेट खोल देता है। टारा अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है और उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वह उस आदमी को और 500 देती है ताकि वह ताला बदल दे। मेरा महंगा फिंगरप्रिंट लॉक हटाकर एक सस्ता कमजोर ताला लगा दिया जाता है। वह चाकू से चेतावनी वाली पट्टी निकालती है और बिना देखे ही उसे नाले में फेंक देती है। उसे यह नहीं पता कि छत के नीचे लगा कैमरा हर एक पल साफ साफ रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही वह आदमी चला जाता है, वह सीधे स्टोर रूम की तरफ जाती है। शराब की अलमारी भरी हुई है, फ्रीजर खाना से भरा है। वह खुशी से हंस पड़ती है। इतना सारा खाना, मेरी बहन और बच्चे तो राजा की तरह खाएंगे। हंसते हुए वह ड्राइंग रूम में जाती है, फर्श की हीटिंग चालू करती है और मेरे सोफे पर बैठकर मेरा टीवी देखने लगती है। 2 घंटे बाद वह फिर बाहर जाती है, शायद अपनी बहन जेनेट और उसके दोनों बेटों को लेने। मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है। मैं कैमरा बंद करता हूँ, अपना सामान उठाता हूँ और नीचे उतरता हूँ। बाहर बहुत भीड़ है, नया साल आने वाला है और लोग थैलों में सामान भरकर इधर उधर जा रहे हैं। हर तरफ त्योहार का माहौल है और मैं खुद को लंबे समय बाद हल्का महसूस करता हूँ। मेरा भाई मुझे लेने आता है। उसे चिंता है कि मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने। वह मेरे लिए एक जैकेट लाया है। उसकी वह गर्माहट मेरे साथ घर तक रहती है। मैं अपने बचपन के बिस्तर पर लेटा हूँ और फिर से कैमरा खोलता हूँ। तारा अपनी बहन जेनेट और उसके 2 बदनाम शरारती भांजों फिलिक्स और लियो को पहले ही घर में ले आई है। जैसे ही जेनेट अंदर आती है, वह बोल पड़ती है, यह जगह तो कमाल की है, तुम्हारा एक्स तो बहुत अमीर है। तारा गर्व से मुस्कुराती है, बिल्कुल है, अभी मुझसे नाराज है, लेकिन अगर मैं यहीं रहूं और जाने से मना कर दूं, तो जब वह वापस आएगा सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ फीलिंग्स बदल जाती हैं। जेनेट को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, बल्कि वह और चालाकी भरी सलाह देती है। जब वह वापस आए
उसे अपने पास खींचो और यह पूरा विल्ला तुम्हारा हो जाएगा। तारा सिर हिलाकर कहती है, तुम हमेशा सबसे समझदार रही हो बहन, तभी तो तुम तलाक में 5 मिलियन लेकर निकली। कोई और आसपास नहीं होता? तो जेनेट धीरे से एक राज बताती है, मेरा एक्स हस्बैंड हमेशा यही मानता है कि ये जुड़वा बच्चे उसी के हैं। तलाक के बाद भी वह हर महीने कम से कम 20,000 भेजता है, लेकिन वे उसके नहीं हैं, वे मेरे एक पुराने बॉयफ्रेंड के हैं। एक गुंडा था वो, उसके परिवार में जुड़वा होना आम बात है। क्या औरत है, वह सालों से अपने एक्स हस्बैंड को धोखा दे रही है। मैं तुरंत वह रिकॉर्डिंग डाउनलोड करता हूँ और अपने एक दोस्त से कहता हूँ कि वह पता लगाए कि उसका एक्स हस्बैंड कौन है। मैं उसे यह सब भेजूंगा। एक अच्छा काम समझ लो, कोई आदमी सालों तक बेवकूफ बनता रहे, ये सही नहीं है। इधर दोनों बहनें बातों में लगी हैं। उधर फेलिक्स पीछे वाले आंगन में खेलने चला जाता है। वह बड़े पानी के टैंक को देखता है और बिना सोचे समझे अपना हाथ अंदर डाल देता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। ये कछुए आमतौर पर सर्दियों में सो जाते हैं, लेकिन इस शहर में असली ठंड पड़ती ही नहीं। ये पूरी तरह जाग रहे हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन फेलिक्स किस्मत वाला है, कछुआ अब भी नया है, अभी पूरी तरह ढला नहीं है, इसीलिए वह काटता नहीं। फेलिक्स उस बड़े कछुए को देखता है और ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वह बार बार हाथ डालकर उसे छेड़ता है और आखिर वह अपनी किस्मत जरूरत से ज्यादा आजमा लेता है। आह मेरा हाथ, माँ बचाओ। कैमरा दूर है इसलिए साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि टारा और जेनेट दौड़ते हुए आंगन में आते हैं। जेनेट पानी को देखती है जो अब खून से लाल हो चुका है और वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन तारा उसमें हिम्मत ज्यादा है। टैंक इतना भारी है कि उसे गिराया नहीं जा सकता, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता है। वह खुद अपना हाथ पानी में डालती है और पूरी ताकत लगाकर उस कछुए को पकड़ती है जो उसके भांजे के हाथ से चिपका हुआ है। जैसे ही कछुए को पानी से बाहर निकाला जाता है, वह अपने तेज नुकीले पंजों से तारा के हाथों पर बार बार वार करता है, गहरे घाव कर देता है और खून बहने लगता है। लेकिन असली डर यह है कि कछुआ फेलिक्स को छोड़ ही नहीं रहा। डर के मारे वह और जोर से पकड़ लेता है। फेलिक्स दर्द से रो रहा है, आंटी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तारा पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं करती, एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने न आ जाए कि वह जबरदस्ती घर में घुसी है। फेलिक्स को छुड़ाने के लिए वह रसोई की तरफ दौड़ती है, चाकू लेने, ताकि कछुए का सिर काट सके। उसी समय मैं उसे कॉल करता हूँ समय खरीदने के लिए। तारा स्क्रीन पर मेरा नाम देखती है, पकड़े जाने के डर से घबरा जाती है। वह रोते हुए फेलिक्स को वहीं छोड़ देती है और फोन उठा लेती है, अपनी आवाज को जबरदस्ती शांत बनाते हुए। इथन, तुमने अचानक कॉल क्यों किया? वह हाँफते हुए पूछती है। मैं हल्का सा भौहें चढ़ाकर झूठ बोलता हूँ। मेरे पड़ोसी ने कहा कि उसने तुम्हें मेरे घर के आसपास घूमते देखा है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे पीछे आऊँ। तारा अंदर से कांप जाती है। न नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पड़ोसी ने गलत देखा होगा। वह हकलाते हुए कहती है, मुझे काम है, बाय। वह तुरंत कॉल काट देती है। तारा सोचती है अगर पड़ोसी ने उसे देख लिया है तो अब उन्हें बाहर जाना बंद करना होगा, नहीं तो सब पता चल जाएगा और उनका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। नया साल शुरू होने से पहले ही खत्म। जब वह वापस फेलिक्स के पास दौड़कर आती है, तब तक कछुआ उसे छोड़ चुका होता है, लेकिन छोड़ते समय वह उसके हाथ के पीछे का एक बड़ा टुकड़ा नोच लेता है। खून लगातार बह रहा है। तारा फेलिक्स के हाथ को देखती है, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाती। वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती, डरती है कि कहीं कोई देख न ले कि वह घर में घुसी हुई है। इसके बजाय वह बेसमेंट में खोजती है और एक फर्स्ट एड किट ढूंढती है। वह अंदर रखी पुरानी दवाइयाँ और पट्टियाँ निकालती है जो बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, और अपने फोन पर देख देख कर फेलिक्स के घाव पर पट्टी बांध देती है। उसे यह नहीं पता कि वे एक्सपायर्ड दवाइयाँ घाव को ठीक नहीं करेंगी, बल्कि इन्फेक्शन को और बढ़ाएंगी और घाव को सड़ा देंगी। जब वह बाद में कछुए को ढूंढने जाती है, वह गायब हो चुका होता है। पीछे वाले आंगन में पत्थरों की सजावट, पानी का फव्वारा और झाड़ियां हैं, छिपने के लिए बहुत जगह। अच्छा खेला। मेरी पिछली जिंदगी में फेलिक्स ने सिर्फ मेरी चीजें नहीं तोड़ी थी, उसने पूरे घर में हर जगह पेशाब किया था। अब उसे इस हालत में देखकर मुझे लगता है जैसे न्याय मिल गया हो, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। मेरे पास उनके लिए और भी बहुत तोहफे हैं। तारा बड़े जोश से खाना बनाना शुरू करती है। वह स्टोर रूम से ढेर सारा सामान निकालती है, बड़ी झींगे, महंगी शराब, जमी हुई मछली, जमे हुए मांस। और बनाओ। जेनेट सोफे से बिना शर्म के बोलती है, मुझे बहुत चाहिए। फेलिक्स और लियो बड़े हो रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना चाहिए। वह बार बार और बनाने को कहती है, असली भूख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ महंगा लगता है और मुफ्त में महंगी चीजें खाना उसे जीत जैसा लगता है। ठीक है, मैं बहुत बनाती हूँ, तारा कहती है आस्तीन चढ़ाते हुए। वह तेल उठाकर ऐसे डालती है जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं। तभी जेनेट को एक अजीब सी बदबू आती है। ये तेल खराब लग रहा है। तारा उसे नजरअंदाज करती है। जैतून का तेल ऐसा ही महकता है, ये महंगा वाला है, इसलिए स्मेल स्ट्रॉन्ग है। जब खाना टेबल पर आता है, जेनेट कुछ कौर खाती है और उसका चेहरा हर बाइट के साथ बिगड़ता जाता है। ये समुद्री खाना खराब है और मांस काला पड़ गया है, कहीं ये सब खराब तो नहीं। तारा को खाना बनाते बनाते बहुत भूख लग चुकी है। वह खुद खाती है, उसे कुछ अजीब नहीं लगा। मुझे तो ठीक लग रहा है, कुछ भी खराब नहीं है, खाओ। जेनेट और नहीं खाती, वह खाली पेट ही नकली शराब पीने लगती है। तारा उसे नजरअंदाज करती है और खुद मजे से खाना खाती रहती है। फेलिक्स और लियो बच्चे हैं, वो तारा को खाते देकर बिना सोचे समझे वही करते हैं। तीनों मिलकर पूरा खाना खत्म कर देते हैं। आधे घंटे बाद दोनों बच्चे पेट पकड़कर बाथरूम भागने लगते हैं। जेनेट को चक्कर आने लगते हैं, उल्टी जैसा महसूस होता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। तारा की हालत भी खराब हो जाती है। चक्कर और पेट दर्द के बीच वह बार बार बाथरूम जाती है। आखिर में जेनेट हार मान लेती है। वह रात में ही दोनों बच्चों को लेकर टैक्सी में अस्पताल चली जाती है। तारा की हालत
हालत थोड़ी कम खराब है, लेकिन वह पूरी रात बाथरूम में बिताती है, मुश्किल से बचती है। अगली सुबह वह पूरी तरह कमजोर हो चुकी होती है, बिस्तर से बाथरूम तक जाने में भी कई बार गिर जाती है। मैं यह सब देखता हूँ और मजा लेता हूँ। शाम तक जेनेट वापस आती है। दोनों बच्चे पूरी तरह कमजोर दिख रहे होते हैं। दोनों बहनें तुरंत स्टोर रूम की हर चीज चेक करती हैं और जो देखती हैं उससे हैरान रह जाती हैं। हर शराब की बोतल नकली है, हर खाना एक्सपायर्ड है। तारा सोफे पर गिर जाती है। मुझे लगा ईथन बहुत अमीर है, उसकी सारी शराब नकली है, इसलिए हम इतनी खराब हालत में थे। जेनेट कहती है खाना भी खराब था, इसीलिए बच्चे बीमार हुए। ईथन हद से ज्यादा घटिया है, अगर मुझे डर न होता तो मैं उससे पैसे वसूलती। तारा कहती है एक आसान तरीका है, वह हमेशा महंगे सामान खरीदता है, कल हम चुपचाप उसके सामान बेच देंगे। जेनेट तुरंत मान जाती है, लेकिन जो वो सोच रही हैं वो मैं पहले ही सोच चुका हूँ। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि वे मेरे बेडरूम का दरवाजा खोलें। ये कैसी बदबू है? जैसे ही तारा मेरा बेडरूम खोलती है एक इतनी भयानक बदबू आती है कि वह पीछे हट जाती है। मैंने जानबूझकर कई जोड़ी मोजे बिना धोए छोड़ दिए थे, पूरी ताकत से बदबू फैलाने के लिए। जेनेट नाक पकड़कर दूर हट जाती है। तारा हिम्मत करके अंदर जाती है लग्जरी सामान ढूंढने के लिए, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा है कि उसका जी मिचलाने लगता है। वह अलमारी में हाथ डालती है, उसे कोई महंगा सामान नहीं मिलता, बल्कि कुछ गर्म बालों वाला और जिंदा। उसके हाथ से टकराता है। तारा डरकर पीछे हटती है। फिलिक्स दरवाजे से देख रहा होता है। आंटी, आपके हाथ पर बहुत बड़ी मकड़ी है। तारा घबराकर हाथ झटकती है और उसी पल वह मकड़ी उसके उंगली में काट लेती है और फर्श पर भाग जाती है। तारा काफी देर तक वहीं खड़ी चीखती रहती है, मकड़ी, यहाँ मकड़ी है, मेरे पास मत आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जेनेट कमरे के पास भी नहीं जाती, वह बाहर खड़ी होकर अंदर झांकती रहती है। फिलिक्स भी तारा की चीखें सुनकर डर जाता है और खुद भी चिल्लाने लगता है, मुझे भी मकड़ियों से डर लगता है। दोनों काफी देर तक चिल्लाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। फिलिक्स सांस लेते हुए कहता है, आंटी, मुझे लगता है मकड़ी भाग गई। तारा के पैर जो जैसे पत्थर बन गए थे आखिरकार फिर से चलने लगे। डर के मारे उसने अपने ऊपर काबू खो दिया था। खुद को थोड़ा संभालने के बाद तारा मुझे कॉल करती है। उसकी आवाज जानबूझकर सामान्य बनाई हुई है। किसी ने बताया कि तुमने हाल ही में कुछ जानवर पाल रखे हैं। कौन से? क्या वो जहरीले हैं? वह असल में जानना चाहती है कितने हैं और कितने खतरनाक हैं। मैं उसे कुछ भी नहीं बताता, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मैं सीधा कहता हूँ, बिना वजह मुझे कॉल मत करना। मैं कॉल काट देता हूँ। उसे रात भर इसी डर में रहने दो। तारा अंदर ही अंदर जल रही होती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। आखिरकार डर जीत जाता है। वह अस्पताल में 2000 युआन खर्च करती है, जहर के इलाज के लिए इंजेक्शन लगवाती है, तभी उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि घर में कितनी मकड़ियां हैं, इसलिए अब वह हर कमरे में जाने से पहले हर कोना, हर छाया, हर जगह ध्यान से देखती है। वह जेनेट कितनी भी समझाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उन्हें डर है कि पड़ोसी देख लेंगे। स्टोर रूम बेकार हो चुका है। तभी जेनेट को याद आता है कि उसने आंगन के तालाब में बड़ी मछलियां देखी थी। चलो उन्हें पकड़ते हैं, जेनेट कहती है। तारा तुरंत मान जाती है, बिल्कुल सही, आज नया साल है, दोपहर में मछली खाएंगे और रात में बाहर जाकर अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन तुरंत एक समस्या सामने आती है, तालाब में उतरेगा कौन? तारा के हाथ पहले से घायल हैं, वह पानी में हाथ डालने से मना कर देती है। तालाब बड़ा है, पकड़ना मुश्किल है। जेनेट भी अपनी नई ड्रेस खराब नहीं करना चाहती। तभी फेलिक्स जो पास में पौधे उखाड़ रहा होता है, यह सब सुनता है और खुद आगे आता है, मैं मछली पकड़ूंगा। किसी के रोकने से पहले ही वह अपने आधे भरे घाव की परवाह किए बिना सीधे तालाब में कूद जाता है। आमतौर पर पिरान्हा बड़ी चीजों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर खून हो तो सब बदल जाता है। फेलिक्स फिसल जाता है और पूरा पानी में गिर जाता है। जैसे ही फेलिक्स का घायल हाथ पानी में जाता है, तालाब की हर मछली उसकी तरफ टूट पड़ती है। वे सीधे उसके घाव पर हमला करती हैं। अचानक दर्द के कारण वह चीखता है। जेनेट अपनी ड्रेस भूल जाती है। वह दौड़कर फेलिक्स का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फेलिक्स भारी है और एक हाथ से नहीं निकलता। तारा, नीचे आओ और मेरी मदद करो। वह घबराकर चिल्लाती है, मुझे उन मछलियों से डर लगता है, तारा कहती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। जेनेट अपनी पूरी ताकत लगाकर फेलिक्स को बाहर खींचती है। जब वह बाहर आता है, उसका हाथ बुरी तरह फट चुका होता है, हड्डी तक दिख रही होती है। मेरे बच्चे! जेनेट रोते हुए फोन उठाती है एम्बुलेंस बुलाने के लिए। नहीं, तारा उसे रोकती है, यहाँ एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। अगर वो यहाँ आए तो हमारा सच सामने आ जाएगा। वह उसे रोक देती है। वह फेलिक्स को लेकर तुरंत वहाँ से दूर निकल जाती है ताकि कोई उन्हें विला से जोड़ न सके, और दूर जाकर टैक्सी लेकर अस्पताल जाने का सोचती है। लेकिन वे ज्यादा दूर भी नहीं पहुँचते कि जेनेट का फोन बजता है। तारा का कॉल है। वह रो रही होती है, कुछ बहुत बुरा हो गया। लियो स्टडी रूम में चला गया। एक बहुत बड़ा अजगर उसे लपेटे हुए है। वह सांस नहीं ले पा रहा, वह मर जाएगा। जेनेट के पैरों से ताकत निकल जाती है, वह गिर जाती है। अब तारा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह आखिरकार पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है। जब पुलिस मुझे कॉल करती है और बताती है कि मेरे घर में कोई घुस आया है, तब मैं आराम से बाहर खाना बना रहा होता हूँ। जब तक पुलिस पहुँचती है, फेलिक्स का हाथ इतना खराब हो चुका होता है कि उसे काटना पड़ता है। लियो को पुलिस अजगर से छुड़ाती है। वह बहुत डरा हुआ होता है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। फिर उसे तेज बुखार हो जाता है। जेनेट सिर्फ बेहोश हुई थी, वह बच जाती है, लेकिन तारा, उसकी हालत सबसे खराब होती है। इतने झटकों के बाद उसका दिमाग टूट चुका होता है। वह पागलों की तरह चिल्लाती है, मकड़ी, अजगर। उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है। जब जेनेट होश में आती है, वह मुझ पर आरोप लगाती है कि मैंने सब जानकर जाल बिछाया था। वह मुझसे हर नुकसान का पैसा मांगती है। पुलिस मुझसे जांच में मदद मांगती है। मैं घर के सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग निकालकर उन्हें भेज देता हूँ। सच्चाई साफ दिखती है, कौन गलत है इसमें कोई शक नहीं। पुलिस को अब मेरी जरूरत नहीं रहती। स्पष्ट है, मेरी कोई गलती नहीं। मैंने बस अपने घर में कुछ खतरनाक दिखने वाले लेकिन गैर जहरीले
जहरीले जानवर रखे थे। अगर उन्होंने वार्निंग साइन नहीं हटाया होता और जबरदस्ती अंदर नहीं घुसे होते तो यह सब कभी नहीं होता। मैं उन्हें कोई पैसा नहीं दूंगा, उल्टा मैं उनसे अपने नुकसान की भरपाई मांगूंगा। मैं एक वकील रखता हूँ। जेनेट के साथ हर बातचीत अब उसी के जरिए होती है। पेशेवर काम पेशेवर लोगों को ही करने देना चाहिए। अगले दिन मेरा वकील मुझे बताता है कि जेनेट कई बार धमकी दे चुकी है कि वह मुझ पर केस करके मुझे बर्बाद कर देगी, लेकिन वह यह भी कहता है कि इस मामले में गलती साफ तौर पर उनकी ही है। एक घर के मालिक के तौर पर मैंने पहले ही अपनी चेतावनी देने की जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। अदालत में फैसला मेरे पक्ष में ही आएगा। यह सुनकर मेरा मन शांत हो जाता है और अपने वकील से जेनेट को यह संदेश भिजवाता हूँ, जब चाहे मुझे अदालत में ले जाए। फिर मैं पहला कदम उठाता हूँ। मैं कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेहरों को धुंधला करके उसे ऑनलाइन डाल देता हूँ ताकि जेनेट मुझसे पहले ऐसा न कर सके और खुद को पीड़ित दिखाकर लोगों की सिंपैथी न ले सके। चेहरे छुपे होने के बावजूद जेनेट की थोड़ी बहुत पहचान है ऑनलाइन दुनिया में। कुछ लोग सिर्फ उसकी चाल ढाल से ही उसे पहचान लेते हैं। धीरे धीरे खबर फैल जाती है कि वीडियो में दिखने वाली औरत वही है। लोग उसके पुराने वीडियो पर टूट पड़ते हैं। ये तो खुद को अमीर फैमिली से बताती थी ना, और ये लोगों के घर में घुस रही है। इसमें सच्चाई क्या है? दोनों बहनें लालची हैं। जो हुआ सही हुआ। ऊपर से घर के मालिक से पैसे भी मांग रही है। घर बर्बाद कर दिया। अच्छा हुआ वहाँ जानवर थे, नहीं तो सब खत्म हो जाता। जनता पूरी तरह जेनेट के खिलाफ हो जाती है। लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। जब यह मामला अभी भी चर्चा में है, मैं एक और वीडियो डालता हूँ जिसमें सच सामने आता है कि काइल ने अनजाने में किसी और के बच्चों को पाला। मुझे उसे ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसी रात काइल सीधे अस्पताल पहुंच जाता है जहां फेलिक्स और लियो भर्ती हैं। इस बार लोगों की प्रतिक्रिया और भी तेज होती है। जैसे ही मैंने वो वीडियो डाला जिसमें जेनेट खुद मानती है कि बच्चे काइल के नहीं हैं, सिर्फ एक रात में व्यूज 10 लाख पार कर जाते हैं। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। किसी ने तो काइल की पूरी जानकारी भी निकाल ली। वह एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी का मालिक था, अमीर और काफी घमंडी। वह अपने सोशल मीडिया पर अपने जुड़वां बेटों की फोटो डालता था और गर्व से कहता था कि अच्छे पिता अच्छे बेटे बनाते हैं। अब उसकी हर पोस्ट मजाक बन चुकी है। मैं फोन नीचे रखता हूँ और थोड़ा तैयार होता हूँ। नाटक शुरू हो चुका है। और कोई निर्देशक ओपनिंग सीन कैसे छोड़ सकता है? मैं जानबूझकर काला कोट पहनता हूँ, ऐसा कि देख कर ही लगे मुझसे उलझना। फिर मैं अस्पताल की तरफ निकलता हूँ। मैं अभी वार्ड तक पहुँचा भी नहीं होता कि मुझे आवाज सुनाई देती है, जेनेट की तेज चीख और कुछ टूटने की आवाज। काइल, मेरी बात सुनो, वो वीडियो नकली है। ईथन ने बदला लेने के लिए बनाया है। सब झूठ है। गलियारा लोगों से भरा हुआ है। मरीज और उनके परिवार वाले सब अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हेड नर्स भीड़ हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेकार। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे जाता हूँ और अंदर का साफ नजारा देखता हूँ। कमरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। काइल, जो पहले कॉन्फिडेंट और सफल दिखता था, अब गुस्से से लाल है। उसकी गर्दन की नसें उभरी हुई हैं। उसके हाथ में ड्रिप का स्टैंड है, जैसे हथियार हो। जेनेट उसके पैरों में गिरी हुई है, बाल बिखरे हुए, उसका पैर पकड़े हुए। उसका चेहरा सूजा हुआ है। साफ दिख रहा है कि अभी उसे मारा गया है। एक बिस्तर पर फेलिक्स पड़ा है। तारा कोने में बैठी है, खाली नजरों से छत को देख रही है, बार बार बड़बड़ा रही है, मकड़ियाँ, बड़ी मकड़ियाँ। काइल गुस्से में हंसता है और जेनेट को एक लात मारकर दूर कर देता है। वीडियो नकली हो सकता है, लेकिन खून की जांच। वह अपने बैग से कागज निकालकर फेंकता है। वो सीधे जेनेट के चेहरे पर लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही मैंने वीडियो देखा, मैंने तुरंत टेस्ट करवाया। तुम्हारे घर से बाल और ब्रश लेकर। नतीजे सामने हैं, देख लो। उन दोनों में मेरा एक बूंद भी खून नहीं है। उसकी आवाज पूरे वार्ड में गूंजती है। मैंने 8 साल तक किसी और के बच्चों को पाला। हर महीने 20,000 दिए, घर खरीदा, गाड़ी दी। जेनेट, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। जेनेट जमीन पर पड़े कागजों को देखती है और पूरी तरह टूट जाती है। वह उसके पैरों को पकड़ती है, कांपते हुए। हम शादीशुदा थे, क्या वो कुछ मायने नहीं रखता? फेलिक्स का हाथ कट गया, उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम हमें छोड़ नहीं सकते, मुझे हाथ मत लगाओ। काइल पीछे हटता है, जैसे वह कोई गंदी चीज हो। मैं यहाँ 3 काम के लिए आया हूँ। वह 3 उंगलियां उठाता है। पहला, जो घर तुम्हारे नाम है उसका पैसा मैंने दिया है। मैंने वकील से बात कर ली है, तुरंत खाली करो। दूसरा, पिछले 8 साल में जो भी पैसे दिए सब वापस चाहिए। ये धोखा है, मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। तीसरा, वह बच्चों की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं है। आज से मैं उनके इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैंने जो 50,000 पहले जमा किए थे वो भी वापस ले लिए हैं। यह सुनते ही जेनेट टूट जाती है। नहीं, ऐसा मत करो। फेलिक्स को और इलाज चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो अस्पताल इलाज बंद कर देगा। काइल ठंडे स्वर में कहता है, ये मेरी समस्या नहीं है, जाकर उनके असली बाप को ढूंढो। वह जाने लगता है। जेनेट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे धक्का दे देता है। वह टेबल से टकरा कर गिरती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। और तभी मैं, जो दरवाजे से यह सब देख रहा था, धीरे धीरे ताली बजाना शुरू करता हूँ। कमाल, सच में कमाल। पूरा कमरा शांत हो जाता है। सब मेरी तरफ देखते हैं। जेनेट खून से भरे चेहरे के साथ मुझे देखती है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखती है। ईथन, ये सब तुमने किया। तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार दूंगी। वह मेरी तरफ दौड़ती है, लेकिन मेरे पास पहुंच नहीं पाती। मैं हल्का सा साइड होता हूँ। वह आगे गिर जाती है। जो खाना है खाओ, लेकिन क्या बोल रही हो? सोच समझ कर बोलो। तुम ही थी जिसने अपने पति को धोखा दिया। तुम ही थी जो अपनी पूरी फैमिली को मेरे घर में गैर कानूनी तरीके से घुसा कर लाई, सिर्फ लालच की वजह से। इसमें मेरी क्या गलती है? काइल मेरी तरफ देखता है। उसके चेहरे से थोड़ा गुस्सा कम होता है और उसकी जगह एक अजीब सा भाव आ जाता है, शायद आभार। आखिर अगर मेरा वीडियो नहीं होता तो वह जिंदगी भर किसी और के बच्चों का खर्च उठाता रहता। थैंक्स भाई, वो कहता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। छोड़ो, इसका जिक्र मत करो काइल, मैं बस अपनी चीज की रक्षा कर रहा था। काइल हल्की सी आवाज करता है। अपने लोगों को साथ लेकर बिना पीछे देखे चला जाता है। उसके जाने के साथ ही जेनेट की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वह जमीन पर मुंह के बल गिरकर रोने लगती है, हाथों से फर्श पीटती है। बिस्तर पर लियो इतनी जोर से रो रहा है कि उसका
शरीर कांप रहा है और कोने में तारा हवा में हाथ मार रही है, जैसे उसके आसपास अदृश्य मकड़ियाँ घूम रही हों। आसपास खड़े लोग फुसफुसा रहे हैं। मैं वहाँ से नहीं जाता। मैं जेनेट के पास जाता हूँ और उसके बगल में बैठता हूँ। रोना बंद करो, मैं शांत आवाज में कहता हूँ, और मैं यहाँ कोई मदद करने नहीं आया हूँ। मेरे वकील ने हिसाब लगा लिया है। तुम्हारी फैमिली ने मेरे घर में जितना नुकसान किया। मैं अपनी जेब से एक लंबा कागज निकालता हूँ और उसके सामने रखता हूँ। ये पूरी सूची है, जो शराब तुमने पी, जो खाना तुमने खाया, जो पुराना फूलदान तुमने तोड़ा, जो कालीन खराब किया, और सबसे जरूरी जो कलेक्टिबल मूर्तियां तुमने तोड़ी। कुल कीमत लगभग 36 लाख युआन। जेनेट का सिर झटके से ऊपर उठता है। 36 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ सस्ती प्लास्टिक की चीजों की इतनी कीमत? सस्ती प्लास्टिक? मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। वो लिमिटेड एडिशन थी, अब बनती भी नहीं है। बाजार में उनकी कीमत अनमोल है। मैंने उनका सही मूल्यांकन करवा लिया है। अदालत हर एक चीज को मानेगी। मैं थोड़ा रुकता हूँ, फिर झुककर उसके कान में धीरे से कहता हूँ, और तुम पैसे देने की हालत में नहीं हो। वैसे सुना है तुम्हारा वो पुराना आदमी जो गुंडों के साथ रहता था, इन बच्चों का असली बाप, वो अभी जेल से बाहर आया है। अगर उसे पता चला कि उसके 2 बड़े बेटे हैं और एक पैसे वाली एक्स उसका इंतजार कर रही है, तो क्या करेगा वो? जेनेट की आंखें फैल जाती हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह जानती है वह आदमी कौन है। एक डरावना इंसान जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन था। वह सालों तक उससे बचकर भागी और फिर काइल को पकड़ा। तुम क्या करने वाले हो? जेनेट डर से पूछती है। क्या करूंगा? मैं खड़ा होता हूँ, अपने कपड़े ठीक करता हूँ, बस इतना सोचता हूँ कि फैमिली पूरी होनी चाहिए हो। जेनेट चीखती है। मैं उसकी बात अनदेखी करता हूँ, मुड़ता हूँ और उस कमरे से बाहर निकल जाता हूँ जहाँ दवा और दर्द की गंध भरी हुई है। बाहर धूप तेज है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, फोन निकालता हूँ और एक नंबर मिलाता हूँ। जैक, मैं आराम से बोलता हूँ, सुना है तुम मौका ढूंढ रहे हो। मेरे पास एक बड़ा मौका है। जेनेट के बारे में, तुम्हारे पुराने रिश्ते की बात, 2 बड़े बेटे और ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ से भारी आवाज आती है। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। जेनेट अभी सिटी हॉस्पिटल में है, 3री मंजिल पर। देर करोगे तो मौका चला जाएगा। मैं कॉल काट देता हूँ। दूर ट्रैफिक लाइट्स को देखता हूँ और हल्की सी ठंडी मुस्कान आ जाती है। जेनेट, तारा, तुम्हें लगता है ये खत्म हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें दूसरों की चीज लेना पसंद है ना, लोगों को बेवकूफ बनाना पसंद है, तो ये मेरा तोहफा है। अब असली खेल शुरू होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। मैं हॉस्पिटल की लॉबी में बैठ जाता हूँ, कॉफी मंगाता हूँ और आराम से पीता हूँ। करीब 20 मिनट बाद दरवाजे पर हंगामा शुरू होता है। एक आदमी अंदर आता है, चमकीली शर्ट, तंग जीन्स, चेहरा सख्त, कंधे पर ड्रैगन का टैटू। उसके पीछे 2 और लोग, ऐसे लोग जिन्हें देखकर ही पहचान लिया जाता है। यह जैक है। मैं अपनी कैप नीचे कर लेता हूँ और देखता हूँ। तीनों सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने उन्हें पहले ही सारी जानकारी दे दी थी, मंजिल, कमरा, सब कुछ। मैं फोन निकालता हूँ और उस छोटे ब्लूटूथ डिवाइस से जुड़ता हूँ जो मैंने जेनेट के कमरे के पास छोड़ दिया था। अगली आवाजें सुनकर दिल खुश हो जाता है। दरवाजा जोर से टूटता है। कौन है? जेनेट, बाहर आ। जैक की भारी आवाज गूंजती है। जेनेट चीखती है, जैक तुम यहाँ कैसे आए? चुप, वह चिल्लाता है। सुना है तुमने मेरे 2 बच्चे पैदा किए और 50 लाख लिए। पैसे निकाल। मेरे पास नहीं है, सब वापस जा रहे हैं, प्लीज चले जाओ। नहीं है? एक थप्पड़ की आवाज गूंजती है। मैं हल्का सा सिहरता हूँ। मैं अभी जेल से निकला हूँ और तुम कह रही हो कि तुम गरीब हो। गले में जो सोना है उतार। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। जेनेट रो रही है, लियो चीख रहा है, सामान गिर रहा है। ये सब मेरे पास आखिरी है, मत लो। फेलिक्स को इलाज चाहिए। इलाज? जैक हंसता है। उसका हाथ तो पहले ही गया, बड़ा होकर बेकार होगा। इसको ले जाता हूँ, काम करेगा। मैं धीरे से हंसता हूँ। यही था उसका सच्चा प्यार। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। जेनेट चिल्लाती है। मारपीट की आवाजें, चीखें। तभी तारा, जो अब तक अपने ही डर में खोई थी, अचानक चीखती है, मकड़ियाँ, वो तुम्हें काट लेंगी, मार डालेंगी। तारा टेबल से एक फ्लास्क उठाती है और सीधा जैक की तरफ फेंक देती है। निशाना चूक जाता है, लेकिन उबलता हुआ पानी उस पर गिर जाता है। ये क्या? ये पागल औरत कौन है? जैक गुस्से से फट पड़ता है। तूने मुझ पर चीज फेंकी? लड़कों, इसे इतना मारो कि ये शांत हो जाए। उस पल पूरा कमरा सच में नर्क बन जाता है। जेनेट और तारा, जो कभी घमंड से भरी रहती थी, जो मुझे नीचा समझती थी, अब 3 गुंडों के सामने पूरी तरह बेबस हैं। नर्स और सिक्योरिटी जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन जैक जैसे आदमी के सामने कोई सीधे बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने परिवार को सिखा रहा हूँ, ये हमारा मामला है, पुलिस क्या कर लेगी मेरा? वह पूरी तरह गलत भी नहीं है। ऐसे मामलों में पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन की हिरासत। और जैक जैसे आदमी के लिए वो भी किसी आराम की जगह जैसा है। मेरे कान में जो आवाजें आ रही थी, अब धीरे धीरे कमजोर और बेबस हो रही हैं। मैं समझ जाता हूँ समय सही है। यह लड़ाई जिसमें हर कोई दूसरे को खा रहा है, जेनेट की आखिरी हिम्मत भी तोड़ देती है और उनकी बची हुई इज्जत भी खत्म हो जाती है। मैं अपना छोटा डिवाइस निकालकर कूड़ेदान में फेंक देता हूँ और अस्पताल से बाहर निकल जाता हूँ। सड़क के सामने एक शांत कैफे में एक आदमी बैठा है, साफ सुथरा सूट, सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा, आहिस्ता आहिस्ता कागज देख रहा है। उसका नाम है प्रेस्टन, एक मशहूर वकील जिसे मैंने बहुत पैसे देकर रखा है। उसकी एक लाइन मशहूर है, मुझे जितना पैसा दोगे मैं उतना ही बड़े से बड़े इंसान की गलती निकाल दूंगा है। मिस्टर ईथन, मैंने आपका सारा मामला देख लिया है, सब कुछ बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक सामान्य केस नहीं है, हम इसे पूरी तरह क्रिमिनल केस बना सकते हैं। वह कुछ कागज मेरी तरफ बढ़ाता है। पहला, गैर कानूनी घुसपैठ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्होंने ताला तोड़कर अंदर घुसा और फिर उसे बदल दिया और लंबे समय तक वहाँ रहे, इरादा साफ है। दूसरा, बड़ी चोरी। उन्होंने आपके महंगे सामान बेचे, शराब पी और महंगा सामान इस्तेमाल किया। कुल रकम बहुत बड़ी है, आपकी सूची के अनुसार यह बहुत बड़ा अपराध बनता है, कम से कम 10 साल की सजा। तीसरा, जानबूझकर नुकसान। कलेक्टिव
कलेक्टिबल चीजें तोड़ी गयी, कीमती सामान नष्ट किया गया। सबूत साफ है। प्रेस्टन धीरे धीरे टेबल पर उंगलियां मारता है जैसे किसी के अंत की घंटी बज रही हो। जहाँ तक बच्चे की चोट की बात है, आपने पहले ही गेट पर वार्निंग लगा दी थी और कैमरा भी था। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वे खुद गैर कानूनी तरीके से अंदर घुसे थे, इसलिए उनकी चोट की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती। उल्टा हम उन पर केस कर सकते हैं कि उन्होंने आपके जानवरों को परेशान किया और आपके तालाब को नुकसान पहुंचाया। मैं यह सब सुनकर संतुष्ट महसूस करता हूँ। यही असली ताकत है, जड़ पर वार करना। मैं जोड़ता हूँ, ऊपर जो आदमी है जैक, वही असली बाप है बच्चों का। वह अब भी आया था और उसने मारपीट भी की, गहने भी छीन लिए। प्रेस्टन की आंखें चमक उठती हैं। अब मामला और मजबूत हो गया। अगर हम उसे भी जोड़ दें तो केस और बड़ा हो जाएगा। वह एक मोटा कागज निकालता है, मुझे पेन देता है, बस एक हस्ताक्षर और ये मामला सीधे अदालत और पुलिस तक जाएगा। हम उनके सारे खाते फ्रीज करवा देंगे। देश छोड़ने पर रोक लग जाएगी और इतनी बड़ी रकम के कारण उन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा। मैं बिना सोचे साइन कर देता हूँ। अब सब तुम्हारे हाथ में है प्रेस्टन। मैं खड़ा होकर उसका हाथ मिलाता हूँ। पैसे की चिंता मत करो, मुझे बस एक चीज चाहिए। मेरा चेहरा ठंडा हो जाता है। मैं चाहता हूँ वे जेल में सड़े, उन्हें समझ आए कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते और कुछ लोगों से उलझना नहीं चाहिए। प्रेस्टन मुस्कुराता है, जैसा आप चाहें। यहाँ मैं शिकारी हूँ। मैं कैफे से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, लाइट्स चमक रही हैं। लेकिन मैं जानता हूँ वे जेनेट को बचाने नहीं आए हैं, उसे पकड़ने आए हैं। ऊपर जैक जितना हंगामा करेगा, जेनेट की हालत उतनी खराब होगी। और जैसे ही पुलिस पहचान करेगी और पता चलेगा कि ये दोनों बहनें बड़े अपराध में शामिल हैं, मैं हंसे बिना नहीं रह पाता। जेनेट, जब तुम्हें लगेगा कि तुम बच गई और वही चीज तुम्हें फंसा दे, तब तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? तभी मेरा फोन बजता है। प्रॉपर्टी ऑफिस से मैसेज आता है, सर आपके विल्ला के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई है। वे खुद को घायल बच्चे के रिश्तेदार बता रहे हैं। बैनर लगाया है, लाइव वीडियो चल रहा है। तो जेनेट अभी भी हार नहीं मानी। वह आखिरी बार लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता अब लोग उसे बेचारी माँ नहीं मानते बल्कि मजाक समझते हैं। मैं रिप्लाई करता हूँ, उन्हें करने दो, जितना शोर करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह सबसे बड़ा तमाशा होगा। जब मैं विला पहुँचता हूँ तो दूर से ही भीड़ दिखाई देती है। लोग, कैमरा, लाइव स्ट्रीम, बीच में एक बैनर, दिल रहित अमीर आदमी खतरनाक जानवर रखता है, बच्चे को नुकसान पहुँचाया, न्याय चाहिए। उसके नीचे जेनेट खड़ी है, सिर पर पट्टी, चेहरे पर चोट के निशान, कैमरों के सामने रो रही है। सब लोग मेरी मदद करें। इथन ने बदला लेने के लिए अपने घर में खतरनाक जानवर रखे। मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है, उसका हाथ कट गया। वह अभी भी अस्पताल में है और इथन एक पैसा भी नहीं दे रहा। वह ऐसे रो रही है जैसे कोई अभिनेत्री हो, पूरी तैयारी के साथ। हाँ, हम पहले साथ थे, मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई, लेकिन वह मेरी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। उसके बगल में जैक भी कम नहीं है। उसने इस पूरे मामले को कमाई का मौका बना लिया है। वह बिना शर्ट के खड़ा है, उसके टैटू साफ दिख रहे हैं, हाथ में लोहे की रॉड है और वह मेरे गेट पर जोर जोर से मार रहा है। इथन, कायर, बाहर आ। वह कैमरों की तरफ चिल्लाता है, तेरे पास पैसा है तो क्या हुआ, तू बच नहीं पाएगा। आज ही 1 करोड़ दे, नहीं तो इस घर को ईंट तोड़ दूंगा। लाइव कमेंट्स तेजी से भर रहे हैं। जो लोग पूरी सच्चाई नहीं जानते वे गुस्से में हैं। बेचारा बच्चा, पिरान्हा कौन पालता है, इसे जेल जाना चाहिए। मैं यह सब देखता हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता, बस मजा आता है। मेरे पास बैठे प्रेस्टन चश्मा ठीक करते हैं और बाहर देखते हैं। मिस्टर इथन, लगता है ये खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। गैर कानूनी भीड़, उकसाना, धमकी, अब इन पर और केस जुड़ेंगे। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, तो फिर दर्शकों को इंतजार क्यों कराएं? मैं दरवाजा खोलता हूँ और पीछे हटता हूँ। 4 पुलिस गाड़ियाँ मेरे पीछे आकर रुकती हैं। लाल और नीली लाइट चमकती है। भीड़ एकदम शांत हो जाती है। पुलिस, सब पीछे हटो। एक जोरदार आवाज गूंजती है। अचानक सब बदल जाता है। पुलिस वाले गाड़ियों से निकलते हैं। लाइव करने वाले लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। जेनेट मुझे देखती है, पहले डर, फिर तुरंत लालच। उसे लगता है पुलिस मुझे पकड़ने आई है। ऑफिसर्स, वही है। वह मेरी तरफ इशारा करके चिल्लाती है, इसी ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, इसे गिरफ्तार करो। जैक रॉड जमीन पर मारता है और मुस्कुराते हुए आगे आता है। आखिर सामने आ ही गया, अच्छा होगा पैसा दे दे, नहीं तो क्या। मैं बिना रुके उसकी तरफ देखता हूँ और उसके पास से निकल जाता हूँ। सीधे जेनेट के सामने जाकर रुकता हूँ। हर तरफ कैमरे मेरी तरफ है। मैं बिल्कुल नहीं हिलता। मैं एक लाइव फोन की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। नमस्कार सभी को। जब सब यहाँ हैं, तो क्यों ना यहीं सब साफ कर दें। मैं साइड होता हूँ। प्रेस्टन आगे आते हैं, हाथ में ब्रीफकेस। पूरा माहौल अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मैं मिस्टर इथन का वकील हूँ। मेरा नाम प्रेस्टन है। उनकी आवाज तेज नहीं है, लेकिन हर शब्द साफ और भारी है। वह एक आधिकारिक कागज कैमरे के सामने दिखाते हैं। जेनेट, तारा और उनके साथियों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से घर में घुसने का मामला दर्ज हो चुका है। भीड़ हिल जाती है। जेनेट का रोना बंद हो जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। झूठ है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। अपने बॉयफ्रेंड के घर जाना गलत कैसे? मैं उसे रोकता हूँ। जब मैंने साफ मना किया और ताले बदल दिए, तुमने आदमी बुलाकर ताला तुड़वाया, सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड है। प्रेस्टन आगे बोलते हैं, कानून के अनुसार यह अपराध है जिसकी सजा 3 साल तक हो सकती है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। वह दूसरा कागज निकालते हैं। तुमने घर में रहते हुए महंगे सामान बेचे, शराब पी, चीजें तोड़ी, कुल नुकसान 48 लाख युआन। ये बहुत बड़ा अपराध है, कम से कम 10 साल की सजा। हर शब्द जैसे हथौड़ा बनकर गिरता है। पूरा माहौल शांत हो जाता है। लाइव कमेंट्स तुरंत बदल जाते हैं। 48 लाख, ये तो चोरी है। 20 दिन घर में रहे और उल्टा पैसे मांग रहे हैं। बच्चा इनोसेंट है, उसने खुद लाखों का नुकसान किया। जेनेट कांप रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में पुलिस तक जाऊंगा और इतनी तैयारी के
के साथ। वह जैक की तरफ देखती है। अब क्या करें? जैक 48 लाख सुनकर और लालची हो जाता है। उसे कानून की समझ नहीं है। उसके दिमाग में बस एक बात, ये आदमी बहुत अमीर है, कानून भाड़ में जाए। वह चिल्लाता है और लोहे की रॉड मेरी तरफ घुमाता है। मेरे बेटे का हाथ गया है, पैसा दे नहीं तो मार दूंगा। वह पुलिस के सामने ही मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है। रुको, रॉड नीचे डालो। पुलिस पहले से तैयार होती है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, 3 पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे। वह छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत पुलिस के सामने कुछ नहीं। उसका हाथ मोड़ दिया जाता है, हथकड़ी लग जाती है। मुख्य अधिकारी आगे आता है। जैक, तुम पर हमला और चोरी का शक है। अब और आरोप जुड़ेंगे, हथियार से हमला और धमकी। मैं बाप हूँ, मुझे हक है। वह चिल्लाता है, लेकिन उसे गाड़ी में डाल दिया जाता है। दरवाजा बंद, आवाज खत्म। अब पुलिस जेनेट की तरफ बढ़ती है। वह पहले ही जमीन पर गिर चुकी है। जेनेट, तुम पर गैर कानूनी घुसपैठ और बड़ी चोरी का आरोप है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी लग जाती है। अब उसे समझ आता है सब खत्म हो गया। नहीं, प्लीज मुझे मत ले जाओ। वह रोती है, मेरी तरफ देखती है। ईथन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज पुलिस से कहो ये सब गलत फहमी है। अगर मैं जेल गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उसे देखता हूँ और कुछ महसूस नहीं करता। गलत फहमी। मैं झुककर उसकी आंखों में देखता हूँ। जब तुमने मेरा घर तोड़ा, मेरी चीजें इस्तेमाल की, सब बर्बाद किया, तब क्या तुम्हें एक बार भी लगा कि ये गलत फहमी है? मैं धीरे से उसके पास झुककर कहता हूँ, बच्चों की चिंता मत करो, सरकार के पास उनके लिए जगह है, इसे ले जाओ। मैं खड़ा होता हूँ और ऐसे हाथ हिलाता हूँ जैसे कोई बेकार चीज हटा रहा हूँ। जेनेट को 2 महिला पुलिस वाले पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाती हैं। उसकी रोने की आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है। उनके साथ ही सारा शोर भी चला जाता है। विल्ला के बाहर अब बस टूटा फूटा सामान पड़ा है और एक भीड़ जो अभी तक समझ नहीं पाई कि अभी क्या हुआ। प्रेस्टन चश्मा ठीक करते हैं और फोन देखते हैं। मिस्टर ईथन, ऑनलाइन लोगों की सोच पूरी तरह बदल गई है। आपने जो अभी किया वो बिल्कुल सही था, सबसे ऊपर ट्रेंडिंग है। प्रेस्टन, अब आगे सब तुम्हारा काम है। मैं विला की तरफ देखता हूँ, वही जगह, लेकिन अब कुछ अलग लग रही है। इसे गंदा किया गया था, लेकिन अब यह साफ हो चुका है। मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, कोई माफी नहीं चाहिए, मुझे पूरी सजा चाहिए। प्रेस्टन हल्का सा सिर झुकाता है। समझ गया, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें जेल में काफी समय मिले और वे अपनी बाकी जिंदगी 48 लाख युआन चुकाने में बिताए। मैं मुड़ता हूँ और आंगन में चला जाता हूँ। तालाब खाली कर दिया गया है। पिरान्हा मछलियाँ जिन्होंने अपना काम बखूबी किया, उन्हें मेरा एक दोस्त ले गया है। लेकिन उस खाली तालाब को देखते हुए भी मुझे फेलिक्स का चेहरा याद आता है जब वह उसमें गिरा था। सिर्फ डर, सिर्फ दहशत। क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, मेरे पास अभी एक आखिरी तोहफा बाकी है तारा के लिए, जो अभी पागलों के अस्पताल में है और हर बार आंख बंद करते ही मकड़ियां देखती है।